फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो अर्धवार्षिक पेपर कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र के लिए इस वीडियो में हम देखेंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में तो मैं आपको अंक के प्रश्न बताऊंगा, लेकिन इसके जो पिछले प्रश्न हैं यानी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में प्रोवाइड करा दिए हैं। तो पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर ये सभी प्रश्न हैं देखिए। और पार्ट फर्स्ट आप देख सकते हैं पूरा। पार्ट फर्स्ट में मैंने इनके आंसर आपको बता दिए, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी प्रश्न, डिस्कशन को चेक करना, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, इनका आंसर मैंने उसमें बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो जाएंगे सभी प्रश्न, आगे के प्रश्न हैं हमें देखने हैं और ये सभी प्रश्न हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पर हो जाएंगे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद देखिए प्रश्न 6 है, यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं। तो ये जो प्रश्न है आपको एक एक करके मैं आपको शो करते जाऊँगा और उनके आंसर बताते जाऊँगा। देखिए प्रश्न 6 है आपका, यहाँ से कह रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या समझते हो, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर यादवा में अर्थव्यवस्था से क्या आशा है, सभी प्रश्न हम देखेंगे और इनका आंसर मैं आपको दिखाते चलता हूँ। तो इसमें प्रश्न 6 है जो कि पूछ रहा है वृष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशा है। तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा। देखिए वृष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशा है, तो यहाँ से देख लीजिए वृष्टि अर्थशास्त्र से ये आपका आशय हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद देखिए अथवा में पूछा है अर्थव्यवस्था, तो इसका भी देखिए आंसर यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा डिटेल में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे अर्थशास्त्र की डेफिनेशन भी मतलब अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें अर्थव्यवस्था से क्या आशा है, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था है, इससे क्या आशा है, इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। ये तो देख लिया हमने। अगला देखना है उत्पादन लागत से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो उत्पादन लागत क्या होती है, तो ये देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, उत्पादन लागत, ठीक है। तो ये रहा उत्पादन लागत, ठीक है। तो ये रहा उत्पादन लागत से क्या अभिप्राय है। तो प्रश्न 6 का आंसर यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पादन लागत हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है यहाँ पर सीमांत लागत से क्या तात्पर्य है, ठीक है। सीमांत लागत क्या होती है, तो देखिए सीमांत लागत यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, ये हो जाएगा सीमांत लागत, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, सीमांत लागत हो गया। अगला देखिए संतुलन कीमत का अर्थ लिखिए, ठीक है। प्रश्न 8 है, संतुलन कीमत का अर्थ लिखना है। देखिए पार्ट फर्स्ट जरूर देखने मतलब जिन्होंने नहीं लिखा है, क्योंकि उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिए थे, ठीक है। तो संतुलन कीमत का अर्थ लिखना है, क्या बताएं, इसका अर्थ क्या बताएं। तो इसका आंसर देखिए प्रश्न 8 है, इसका आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। ये रहा संतुलन कीमत का अर्थ, ठीक है ना। ये रहा संतुलन कीमत का अर्थ, यहाँ से आप समझा सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अथवा पूछा है इसमें, संतुलन कीमत का अर्थ हो गया बाजार संतुलन, ठीक है। बाजार संतुलन से क्या आशा है, ठीक है। तो बाजार संतुलन का देख लीजिए, यह रहा इसका आंसर, बाजार संतुलन यहाँ से हो जाएगा, बाजार संतुलन, ठीक है। संतुलन मूल्य से तात्पर्य ऐसे मूल्य से जो मूल्य को प्रभावित करके बनने वाले विभिन्न तत्वों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार से बाजार संतुलन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिपूर्ति किसे कहते हैं। तो इसका देखिए अधिपूर्ति किसे कहते हैं प्रश्न है, इसका आंसर देखिए ऊपर लिखा है, देखिए ये लिखा है आंसर अधिपूर्ति, ठीक है। तो ये आपका अधिपूर्ति हो जाएगा। अगला देखते हैं, अधिपूर्ति हो गया। कीमत तल से क्या आशय है, तो कीमत तल का देखिए ये रहा इसका आंसर, यहाँ से कीमत तल का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कीमत तल हो गया, अब कौन सा है, राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, ठीक है। 10वां प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए, अथवा में राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय पूंजी में अंतर लिखिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, तो प्रश्न 10 है हमारा। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं और इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आप करेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। तो राष्ट्रीय आय बराबर लिखेंगे बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। इस प्रकार से सबका टोटल करेंगे तो 900 करोड़ इस हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से आपकी राष्ट्रीय आय हो जाएगी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय पूंजी में अंतर लिखना है। तो राष्ट्रीय आय और पूंजी में जो अंतर है इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। उसको देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 11 है। चलिए प्रश्न 11 देख लेते हैं। प्रश्न 11 हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न 11 कह रहा है हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न 11 का आंसर चलिए देख लेते हैं, हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, हस्तांतरण भुगतान जो होता है इसको इस प्रकार से समझा सकते हैं, यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। अगला देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर लिखिए, ठीक है।
सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर लिखना है। तो इसका आंसर देखिए, सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इस प्रकार से देखिए अंतर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुद्रा का अर्थ समझाना है, तो मुद्रा का अर्थ देख लीजिए। प्रश्न 12 है मुद्रा का अर्थ। ठीक है, तो ये मुद्रा का अर्थ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, मनी लैटिन शब्द मोनेटा से बना है। ठीक है, रोम में देवी जूनो के मंदिर में मुद्रा बनाई जाती थी और देवी जूनो को ही मनी कहा जाता था। तो इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं, परिभाषाएं हैं वैज्ञानिकों के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं। उसके बाद देखिए वस्तु विनिमय कैसे कहते हैं, तो वस्तु विनिमय तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, वस्तु एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, सेवा प्राप्त करना, ये वस्तु विनिमय होता है। ठीक है, अगला देखिए समग्र पूर्ति को समझाइए, स्पष्ट कीजिए। समग्र पूर्ति को स्पष्ट करना है, तो समग्र पूर्ति प्रश्न क्रमांक हमारा है 13 है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा समग्र पूर्ति। ठीक है, ये रहा समग्र पूर्ति। ठीक है, इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं, यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। अगला देखिए कीन्स के रोजगार सिद्धांत के 2 दोष लिखिए। तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत के दोष देखिए, पहला ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए अगला दोष हो जाएगा यहाँ पर बेरोजगार की समस्या का अपूर्ण ज्ञान, एक पक्षीय सिद्धांत, इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हो जाएगा बचत फलन को समझाइए। बचत फलन को समझाइए, अधिक मांग एवं अभावी मांग में अंतर लिखना है, बचत फलन भी समझाना है। तो देखिए बचत फलन की आप व्याख्या कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद अधिक मांग और अभावी मांग में अंतर इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला देखते हैं अभावी मांग के 2 कारक लिखिए, परंपरागत रोजगार सिद्धांत समझाइए। ठीक है, तो अभावी मांग के 2 कारक लिखना है आपको। तो इस प्रकार से पहला तो हो जाएगा निर्यात मांग में गिरावट। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सार्वजनिक व्यय में गिरावट। इस प्रकार से दोनों कारक आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, समग्र पूर्ति हो गया, ये वाला हो गया, सब अभावी मांग हो गया, यहाँ तक हो गया। ठीक है, परंपरागत रोजगार सिद्धांत समझाना है आपको। तो परंपरागत रोजगार सिद्धांत देख लीजिए, यहाँ से आप समझाएंगे परंपरागत रोजगार सिद्धांत। ठीक है, तो इतना हो जाएगा और फिर आगे लिखेंगे, यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए परंपरागत रोजगार सिद्धांत समझाना है। ठीक है, ये समझा दिया। मांग के नियम का महत्व लिखिए, मांग के नियम का महत्व लिखना है। चलिए इसका आंसर हम लिख लेते हैं, प्रश्न 16 है इसका आंसर, मांग के नियम का महत्व। और ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर, मांग के नियम का महत्व ये रहा। ठीक है, तो मांग के नियम का महत्व इस प्रकार से। ठीक है, प्रश्न 16 है, मांग के नियम का महत्व ये रहा। ठीक है, ये रहा, यहाँ से लिख लेंगे आप, मांग के नियम का महत्व यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इतना कर सकते हैं पूरा टोटल यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद अगला पूछा है इसमें मांग के नियम का महत्व क्या। मांग के नियम के अपवादों को समझाइए। अपवादों को भी समझाना है, तो यहाँ से अपवादों को समझा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी हो जाएंगे यहाँ से कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से सभी 4-5 हैं, इसमें 4 से कर लेना, 4 तो कर ही लेना। अंक देखिए यहाँ पर मांग के नियम के अपवाद को लिखिए, हो गया पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन करना है। पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व कौन से हो जाएंगे, प्रश्न 17 है। तो इसका आंसर देखिए, ये रहा इसका आंसर। प्रश्न कौन सा है, 17। हाँ चलिए, पूर्ति के लोच को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन करना है। तो ये विभिन्न तत्व हो जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अथवा वाला भी देख लीजिए, पूर्ति की लोच, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक और पूर्ति के लोच को प्रभावित करने वाले अलग अलग हैं। ठीक है, तो लोच को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 अपने हो जाएंगे यहाँ तक भी। ठीक है, 18 प्रश्न कह रहा है बैंक दर तथा रेपो रेट में अंतर लिखना है। तो प्रश्न 18 बैंक दर और रेपो रेट में अंतर, तो 18 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न 18 देख लीजिए इसका आंसर। हाँ, ये रहा प्रश्न 18 का आंसर। ठीक है, बैंक दर रेपो रेट में अंतर, इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं। देखिए 4 अंतर लिखे हुए हैं, इसको अच्छे से कर लीजिए आप। ठीक है, अब अगला पूछा है बैंक दर रेपो रेट हो गया। ठीक है, अगला देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं समझाइए। भाई ये हमने देख लिया अभी,
वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। उसके बाद देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली मांग को निर्धारित करने वाले घटकों को समझाना है। प्रश्न 19 है, मांग को निर्धारित करने वाले घटकों को समझाना है। तो प्रश्न 19 है, हमें मिल जाएगा ये, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर, ठीक है, मांग को निर्धारित करने वाले घटक ये हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से चारों घटकों को आप समझा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता में संबंध बताना है। तो 19 का जो अथवा है वो मिल जाएगा हमें यहाँ पर, ठीक है, ये रहा 19 का अथवा, ठीक है। सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता में संबंध, ये सभी देख सकते हैं। इसका आंसर यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है ना, यहाँ से आप कर लेंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, वस्तु विनिमय हो गया, ये सब हो गया। अब 20वां प्रश्न देखिए, स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर, स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर लिखना है। तो प्रश्न 21 है, तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर, ठीक है, पेज नंबर 47, देखिए ये रहा। अच्छा, तो ये रहा, इसका आंसर देख लीजिए, स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर। तो यहाँ से डालेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ से आप लिख लेंगे, स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में इस प्रकार से अंतर समझा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाना है। तो उत्पादन फलन की अवधारणा, तो ये रहा इसका आंसर, देखिए उत्पादन फलन की अवधारणा ये रही, यहाँ से समझा सकते हैं उत्पादन फलन की अवधारणा, ठीक है। देखिए आप सबको पता है जानकारी टीच यूट्यूब चैनल आपकी पूरी हेल्प कर रहा है आपकी द्विभाषिक परीक्षा में। इसी प्रकार से द्विभाषिक के लिए भी आपकी हेल्प करी जाएगी। तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आगे की जितनी हेल्पफुल वीडियोस आएंगे, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ पर चैनल पे, साथ ही आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, मुद्रा के कार्य लिखना है। तो प्रश्न 21 है, ठीक है। तो प्रश्न 21 रहा, ये इसका आंसर मुद्रा के कार्य हो जाएंगे। यहाँ से देखिए विनिमय का माध्यम है मुद्रा, ठीक है। उसके बाद देखिए पूरे एक पेज में देख लीजिए, दूसरा ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और फिर आगे भी, अच्छा इधर नहीं लिखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर इतने दो कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय बैंकों के कार्य लिखने, तो केंद्रीय बैंकों के कार्य यहाँ से आप समझा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा है, ठीक है। तो ये रहा केंद्रीय बैंकों के कार्य, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए केंद्रीय बैंकों के कार्य, इस प्रकार से केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, ठीक है, इस प्रकार से इसमें से समझा देना आप, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषता लिखनी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखना है, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, तो प्रश्न 22 है, इसका देखिए आंसर देख लेते हैं, ठीक है। समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पहले देख लीजिए, इस प्रकार से इनमें अंतर हो जाएगा। और विशेषताएं लिखनी है समष्टि अर्थशास्त्र की, ठीक है। तो इसमें 2 है, कोई 4 करनी है तो 2 और कर लेना आप, ठीक है। इस प्रकार से इसका सभी हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन। पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया है, तो ठीक है। इसका PDF डाउनलोड करना है, वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना जरूर, ताकि अगले वीडियो से आपको मिल पाए इसी तरह।